Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Khuman. Today we will discuss the test of a verb. Let's start. Dear students, जैसा कि लास्ट से हमने वर्ब का पूरा लेक्चर डिटेल से डिस्कस किया और उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स थे वर्ब के हमने सारे के सारे वन बाय वन उसको डिस्कस किया और उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर हमारे पास 15 है एमडी कैट का। उसका क्वेश्चन नंबर 116। A majority of students preparing for the exam have mistook the tricky set of instructions and are reluctantly preparing the wrong answers. अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ वाले रूल को जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था, मेजॉरिटी के बाद अगर नाउन आएगा तो वो नाउन डिसाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे हैव ठीक लगा हुआ है। बी के बाद अगर आप देखें तो हैव ठीक लगा हुआ है, लेकिन आगे जो मिस्टूक है दिस इज रॉन्ग। हम इस कंसेप्ट को जरा देखते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो हम देखेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डी और ईडी की पैटर्न से बनती है, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी वाले पैटर्न से ना बने बल्कि डिफरेंट वर्ड्स वो अपने ले उसको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो एक तो हमने ये देखा, तो मिस्टेक, मिस्टूक और मिस्टेकन दिस इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इनके तीनों वर्ड चेंज हो रहे हैं। अब सेकंड हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। इनके साथ हम वर्ब को देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन होती हैं, डू, बी और हैव। डू में जब डू आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, बी आएगा तो आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा, और हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म लेगा। अब कैसे? डू, डिड और डज, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म। बी में आते हैं 5 वर्ड्स, इज, आर, एम, वॉज, वर। जहां पे इज, आर, एम, वॉज, वर आएगा वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। और हैव, हैज, हैड, परफेक्ट टेंस, जहां पे हैव, हैज, हैड आ जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब तो वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और दूसरा जो मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी होती हैं सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास हैव आ चुका है यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी आ चुकी है तो इसके साथ जो है वो फॉर्म लगती है थर्ड। तो मिस्टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो मिस्टेकन होती है। तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, जिस जो कि मिस्टूक की जगह पे मिस्टेकन आना चाहिए था। तो हमारा आंसर बना जी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 117 में देखिएगा, आई कुड only see the tip and the only thing that I could gain from that was to feel more certainly than before I had scarlet fever. अब यहां पे हमने डिस्कस किया था वर्ब ऑफ सेंस को। वर्ब ऑफ सेंस लुक, स्मेल, फील, टेस्ट, साउंड है। इनके बाद एडवर्ब की बजाय हम एडजेक्टिव लेते हैं वर्ब ऑफ सेंस, ठीक है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे बीटा ऑप्शन में सर्टेनली लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव को एडवर्ब एलवाई लगाएं तो एडवर्ब बनता है, सर्टेनली एडवर्ब है। लेकिन उससे पीछे देखें तो वॉज टू फील, वॉज टू फील, फील यहाँ पे वर्ब ऑफ सेंस है और वर्ब ऑफ सेंस है तो इसलिए यहाँ पे अब हमें सर्टेनली की बजाय सर्टेन आना चाहिए था, जाके बीटा आंसर बना। लेकिन अगर इनके बाद अगर कोई नाउन आ जाए ऑब्जेक्ट के तौर पे और फिर आगे हमें कोई मॉडिफायर लगाना पड़े तो वो एडवर्ब आएगा। जैसे आई फील योर बिहेवियर बैडली, आई फील योर बिहेवियर बैडली। अगर इनके बाद नाउन आता है तो फिर वो अपने बाद एडवर्ब्स लेंगे, और अगर इनके बाद नाउन नहीं आता डायरेक्टली इनके बाद प्लेस करना है तो एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 117 में आंसर बना जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 118। By the time you reach at the age of 12, you would undoubtedly have had measles. अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वर्ब्स किन किन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन लगनी है और किन के बाद प्रपोजिशन नहीं लगनी। तो हमने एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा था कि वर्ब चूंकि दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगती है जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं लगती।
फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एम्बी ट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि वो ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। अब जैसे कि रीच है, लव, हेट, रिजेंबल, जब ये ट्रांजिटिव होंगे तो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, अगर ये इनट्रांजिटिवली यूज हो रहे हैं तो ये अपने बाद प्रेपोजिशन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय द टाइम रीच अराइव के मीनिंग में है, तो जब रीच अराइव के मीनिंग में आएगा तो प्रेपोजिशन अपने बाद नहीं लेगा, तो इसलिए यहाँ पे एट प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को देखा कि कब कब हमने वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज करनी है, कब कब हमने वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। तो अल्फा आंसर हमारी ऑप्शन है और ये आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 119, यू प्लान टू हैव वोजिक प्रिटेंड्स ही हैज फाउंड अ पर्ल इन द ऑयस्टर व्हेन ही ओपन्स इट। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये है कॉजेटिव वर्ब्स का। अब कॉजेटिव वर्ब जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि वी हैव 5 कॉजेटिव वर्ब्स, गेट, लेट, हैव, मेक और हेल्प। अब लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में है वो हैव है। हैव के बाद अगर पर्सन आएगा तो हम बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज करेंगे, और हैव के बाद अगर थिंग आती है तो आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हैव के बाद क्या है। हैव के बाद वोजिक है, तो इसका मतलब ये पर्सन यूज हुआ है। अगर पर्सन यूज हुआ है तो आगे फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए विदाउट एस और ईएस, विदाउट टू लगनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रिटेंड्स लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे प्रिटेंड आना चाहिए था, एस गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर बना, जिसमें हमने हैव के बाद पर्सन को देखा और फिर आगे अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेयर इन्फिनिटिव यूज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। क्वेश्चन नंबर 120 में आई थॉट दैट द चिल्ड्रन वर लाइंग अबाउट द टायर्ड hen lying on the grass after laying multiple eggs। अब यहाँ पे हम वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव, आपको पता है कि इनट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता। तो यहाँ पे lie, अब हम इनकी फॉर्म्स को भी देखेंगे। lie, lied, lied, lying, lie, lay, lain, lying। lie, lied, lied झूठ बोलना, lie लेटना, ले और लेन उसकी फॉर्म। लेड अंडे देना, लेड, लेड और लेइंग। अब जब अगर हम इसमें देखें तो चूंकि इसके बाद मल्टीपल एग्स है तो लाइंग, लाई का प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका मतलब लेटना है या झूठ बोलना है, लेकिन यहां पर ले अंडे देने की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे लाइंग की बजाय लेइंग आना चाहिए था, जो कि डी ऑप्शन में मौजूद है। और लाइंग की जगह लाइंग की हम रिप्लेस कर देंगे लेइंग से, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 121 पे। द कंपनी आस्क्ड दैट एम्प्लॉइज डोंट एक्सेप्ट द पर्सनल फोन कॉल्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आस्क्ड दैट यानी कि सब्जेक्टिव आ चुका है, इसको वर्ब ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव देखें तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद इस जगह पे दैट से पहले कोई ना कोई सब्जेक्टिव वर्ब लगा होगा, लाइक आस्क है, डिमांड है, सजेस्ट है, इस तरह के वर्ब्स लगे होंगे जो कि हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दैट आएगा, दैट के बाद शुड नहीं आना चाहिए, दैट के बाद शुड नहीं आना चाहिए। और फिर आगे जो वर्ब आएगा वो वर्ब ना उसके वर्ब के साथ टू लगा हो, ना उस वर्ब के साथ आईएनजी हो, ना उस वर्ब के साथ डी और ईडी हो, ना उस वर्ब के साथ एस और ईएस हो, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी आस्क्ड दैट एम्प्लॉइज डोंट एक्सेप्ट, यहाँ पे डू नहीं आएगा क्योंकि वहां यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आ सकती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद। और अब फिर भी हम देखें तो इसके लिए हमें यह भी मालूम है कि शुड आ नहीं, शुड लगेगा नहीं, लेकिन शुड वर्ब को जस्टिफाई करवाएगा। अगर शुड के बाद हम डोंट लगा दें तो ये गलत है, लेकिन शुड के बाद सिर्फ नॉट लगा दें क्योंकि वर्ब आगे एक्सेप्ट है, तो डू नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब अगर शुड के बाद डू नॉट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो ये गलत हो गया, सिर्फ नॉट लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे बीटा में डू नॉट है वहां पे नॉट आना चाहिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तो बीटा ऑप्शन आंसर बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122।
द बैटरीज इन कॉर्डलेस हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर बी चार्ज्ड hundreds of times। तो क्वेश्चन नंबर 122 में अगर हम देखें तो यहां पे हम सेंटेंस वर्सेस फ्रैगमेंट को देखेंगे। सेंटेंस और फ्रैगमेंट में सिर्फ वर्ब ही डिफरेंस होता है। अगर वर्ब है तो वो सेंटेंस है, अगर वर्ब नहीं है तो फ्रैगमेंट है। तो आप यहां पे देखें तो द बैटरीज इन कॉर्डलेस हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर बी चार्ज नहीं होगा, इसका मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे इससे पहले कैन लगाएंगे तब ये वो फ्रेज पूरा होगा, और जब तक वो फ्रेज नहीं पूरा होता तब तक फ्रैगमेंट होता है, और फ्रैगमेंट जो है वो गलत होता है। इसलिए चार्ली ऑप्शन में कैन से पहले बी आना चाहिए, तो तब हमारा ये मेन वर्ब जो है वो कंप्लीट होगा और इस तरह से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, वेदर यू राइड योर बाइक 30 miles a day or 30 miles a year, a helmet adjusted for a snug fit should be wear on every ride। अब यहाँ पे चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है, जहाँ पे बी के बाद we use थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, should be worn होना चाहिए था, तो बी के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे वेयर की बजाय वॉन लिखेंगे। क्वेश्चन 124, द विजिलेंट कोस्ट गार्ड हैज रिपोर्टेड टू सी अ सस्पिशियस शिप इन द बफर वाटर। अब यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था वर्ब्स के बाद हमने वर्ब्स को डिवाइड किया था, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, और कुछ के बाद बेर इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे हम जेरेंड वाले पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जेरेंड है, यानी कि कोई सर्टन वर्ब जिनमें रिपोर्ट भी आता है, एडमिट है, अप्रिशिएट है, वॉइड है, कंसीडर, माइंड, रिकॉल, रेजिस्ट, रिपोर्ट, रिग्रेट, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड यूज करते हैं। और जैसे कि हमारे क्वेश्चन में रिपोर्ट आ चुका हुआ है तो रिपोर्ट के बाद भी जेरेंड आना चाहिए। इसी तरह से प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। इसी तरह से सर्टेन एक्सप्रेशन, लुक फॉरवर्ड टू, कैन नॉट हेल्प, बी फॉन्ड ऑफ, इनके बाद भी प्रीपोजिशन जेरेंड यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो अल्फा के बाद रिपोर्टेड लिखा, रिपोर्टेड के बाद टू सी इन्फिनेटिव लिखा है, जबकि यहाँ पे जेरेंड आना चाहिए, तो टू सी को हम रिप्लेस कर देंगे जेरेंड से, सीइंग से। तो इस तरह से बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगी। देन आगे 125, आई एम श्योर माई सेल फोन नीड्स टू रिपेयर बट द टेक्नीशियन डजंट एग्री विद मी। नीड्स टू रिपेयर, अब हमने एक और देखना है कि नीड एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है। जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे आएगा तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और अगर ये वर्ब के तौर पे आए तो इसके बाद इन्फिनेटिव यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि आई एम श्योर माई सेल फोन नीड्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, मॉडल वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, इसलिए इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, नीड्स रिपेयर बट द टेलीफोन टेक्नीशियन डजंट एग्री विद मी। तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गई, जहां पे टू रिपेयर को रिपेयर से हम रिप्लेस कर देंगे। 126, माई फ्रेंड रिकमेंडेड दैट आई बाय दिस कार। फिर सब्जंक्टिव वर्ब आ गया। सब्जंक्टिव वर्ब में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब सब्जंक्टिव वर्ब आ जाए और उसके बाद दैट आ जाए, दैट के अगले पार्ट में शुड नहीं आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू एस और एस, डी और ईडी और आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ पे बाय आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। चार्ली में बॉट लिखा हुआ है वो गलत है, बीटा में बॉट लिखा हुआ है वो गलत है। माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी टू बाय, अगर दैट क्लॉज नहीं आता तो फिर इन्फिनेटिव के साथ भी ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 127 में। 127 में पाकिस्तानी कबड्डी चैंपियन शफीक चिश्ती बीट डाउन इज इंडियन राइवल स्पेक्टेकुलरली। इसमें अगर ए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि बीट डाउन फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब अगर बीट डाउन को देखें तो बीट डाउन का मतलब स्ट्राइक विद ग्रेट फोर्स, बीट ऑफ का मतलब वेस्ट टाइम, बीट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश, बीट अप का मतलब टू असॉल्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने अपने जो राइवल था उसको विद ग्रेट फोर्स उसको पछाड़ दिया, उसको हरा दिया, तो बीट डाउन आना चाहिए। बीटा में बीटेड डाउन है, ये मिस्टेक बड़ी खतरनाक किस्म की है, क्योंकि बीट की फॉर्म्स बीट, बीट, बीटन, तो बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, बीटेड नहीं होती, तो इसलिए बीटा ऑप्शन यहां से रॉन्ग, बीट ऑन और बीट एट से ये फ्रेजल वर्ब गलत होता है मीनिंग वाइज। अब हम मजीद आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 128, इस क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे कि किन किन
सेंटेंसेस के पैसिव बन सकते हैं और किन किन के पैसिव नहीं बन सकते। तो यहाँ पे हम वॉइसेस को डिस्कस करेंगे। वॉइसेस दो होती हैं, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। तो वो वाले सेंटेंस जिनका ऑब्जेक्ट होगा उसके पैसिव बन सकते हैं और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है उनके पैसिव नहीं बनेंगे। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव होंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं होंगे। द चाइल्ड वॉज स्लेप्ट, द चाइल्ड वॉज मेड टू स्लीप होना चाहिए था। चाइल्ड वॉज स्लेप्ट रॉन्ग, चाइल्ड वॉज मेड स्लीप रॉन्ग, और द चाइल्ड वॉज स्लीप्ड ये भी गलत है। और इसमें एक और एंगल भी है कि जब मेड कॉजेटिव के तौर पे आ जाए, हमने ये भी पढ़ा था कि जब मेड मेक कॉजेटिव के तौर पे आ जाए तो अगर इसके बाद पर्सन होगा तो आगे हम बेयर इंफिनिटिव यूज करेंगे, और अगर ये पर्सन हो, अगर पर्सन नहीं है तो फिर इसके बाद हम फुल इंफिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। द चाइल्ड वॉज मेड टू स्लीप, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेक कॉजेटिव है और कॉजेटिव के बाद यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब प्लेस करना है, कोई पर्सन नहीं है, तो फिर हम इसके बाद फुल इंफिनिटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू स्लीप वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 129, अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर। We can't help but believe that Brookfield is better than a lot of other schools. अब इसमें अगर हम नोट करें तो हमने उन एक्सप्रेशंस को हमने जब पढ़ा था कि किन किन वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज होता है, तो उनमें हमने सर्टेन एक्सप्रेशंस देखे थे। उन एक्सप्रेशंस के अंदर कैन नॉट हेल्प भी है। कैन नॉट हेल्प के बाद अगर बट आ जाए तो आगे बेयर इंफिनिटिव यूज करना है, बट आ जाए तो बेयर, और कैन नॉट हेल्प अकेला हो आगे बट ना हो तो फिर जेरेंड यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें वी कैन नॉट हेल्प बट, अब कैन नॉट हेल्प के बाद बट आ चुका हुआ है, बट आया तो आगे बेयर इंफिनिटिव यानी कि बिलीव आएगा। बीटा में क्या है, कांट हेल्प है, बट नहीं लिखा हुआ तो फिर बिलीव गलत हो गया, कांट हेल्प बट बिलीविंग गलत हो गया चार्ली में, और आगे बेटर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, देन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग हो गई। 130 पे चलते हैं जी। 130 में हम डिस्कस करेंगे वर्ब नो को। चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाउ नो है, नो के बाद दो तरह से आता है। नो के बाद अगर क्लॉज आएगा तो फिर उससे पहले दैट आएगा, और अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो फिर हाउ आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं आई नो टू एक्सपोज इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब नो और टू एक्सपोज के दरमियान में हाउ आना चाहिए। आगे पूरा क्लॉज होता, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता तो फिर दैट लगाते। तो यहाँ पे आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है, और ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस यूएचएस के एग्जामिनेशन में आ भी चुका हुआ है। देन अल्फा में देखिए आई नो दैट हाउ टू एक्सपोज, दैट भी लगा दिया, हाउ टू भी है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हम मजीद अब आगे चलते हैं। Dear students, question number 131. I had to think about it for a while, but finally I was able to remember the name of my first grade teacher. अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है could और was able to, दोनों जो यूज होते हैं जज द एबिलिटी। अगर एबिलिटी जनरल होगी तो हम कुड यूज करेंगे, और अगर एबिलिटी जो होगी वो सिर्फ एक मौके के लिए होगी, फॉर वंस होगी, तो हम was were able to यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल he could paint before he started school, यानी कि स्कूल के स्टार्ट होने से पहले स्कूल स्टार्ट करने से पहले वो कर सकता है, उसकी जनरल एबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर हम ये देखें इसलिए यहाँ पे कुड यूज हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे द बर्गलर वाज एबल टू गेट इन थ्रू द विंडो, यानी कि एक मौके पे उसने कहीं पे नकब लगाई और उसमें वो कामयाब हो गया, तो उस सक्सेसफुल जो एबिलिटी थी उसकी फॉर वन ओकेजन उसके लिए फिर was were able to थी। तो यहाँ पे उसने आई हैड टू थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल बट फाइनली आई वाज एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ माय फर्स्ट ग्रेड टीचर, यानी कि उससे वो फॉर वन ओकेजन के लिए वो बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कुड की बजाय was were able to जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। तो हमारा आंसर चार्ली बना।
नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 132 पे। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू रिलैक्सिंग ऑन द वीकेंड। डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर है, जिसमें हमने सर्टेन एक्सप्रेशन जैसे लुक फॉरवर्ड टू है, यहाँ पे अगर देखें लुक फॉरवर्ड टू है, यहाँ पे बी यूज टू, गेट यूज टू, बी फॉन्ड ऑफ, तो इनके बाद जो है वो हम जेरेंड यूज करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू रिलैक्स, गलत अल्फा गलत, लुक फॉरवर्ड टू रिलैक्सिंग। तो यहाँ पे अगर हम एक और चीज नोट करें तो टू को देखें, हम अक्सर कहते हैं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आगे जेरेंड आना चाहिए, वो इसलिए कि टू जो है वो इस पूरे फ्रेज का पार्ट है। जब तक टू किसी फ्रेज का पार्ट आएगा वो अपने बाद जेरेंड ले रहा होता है, और अगर टू सिर्फ अकेला जब तक नहीं आता तब तक वो अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि वेदर टू अकेले एग्जिस्ट कर रहा है या पार्ट ऑफ अ फ्रेज है। पार्ट ऑफ अ फ्रेज है तो वो पूरे फ्रेज के लिहाज से फिर जेरेंड आगे आएगा, और अगर टू अकेला है तो फिर अपने बाद वो इन्फिनेटिव लेगा। तो यहाँ पे इसलिए अल्फा ऑप्शन रॉन्ग हो गई थी, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया जी। 133 आई लैंड हिज, अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर, आई लैंड हिम सम मनी विदाउट हिज आस्किंग। यहाँ पे हम 2-3 चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी सम और एनी को, कि एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। फिर लैंड जो है वो किसी को देना होता है, गिव है उसमें दिया जाता है, और बोरो में किसी से लिया जाता है। और तीसरा कि जेरेंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो हम इन तीनों को देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा आई लैंड हिम सम मनी विदाउट हिज आस्किंग। आस्किंग यहाँ पे जेरेंड है तो उसका मतलब उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, तो यहाँ पे हिज आया। और फिर आई लैंड टू हिम रॉन्ग हो गया बीटा में, आई लैंडेड हिम एनी ने भी गलत कर दिया, और आई बोरोड हिम एनी ने डेल्टा भी ऑप्शन कर दी, और बोरोड से भी हमारा जो सेंस है वो गलत हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेंस के कॉम्बिनेशन को, कि अगर हमारे पास पास्ट आ जाए, पास्ट का टेंस हो और 2 पास्ट हो, एक सेंटेंस के अंदर डबल पास्ट एक्शन हो, तो हम देखेंगे एक एक्शन पहले हो चुका होगा, एक बाद में होने वाला जो एक्शन है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और अगर फर्स्ट एक्शन या तो वो कंटिन्यू कर रहा होगा, अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर वो कंप्लीट हो चुका होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड व्हेन डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट वाज डाइंग व्हेन डॉक्टर अराइव्ड। अब डॉक्टर बाद में आया तो पास्ट वाला जो एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, आने से पहले वो मर चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब है वो परफेक्ट टेंस बन गया। और आने से जब डॉक्टर आया तो वो ऑलरेडी ही वाज इन स्टेट ऑफ डाइंग, वो मर रहा था, कंटिन्यूअस फॉर्म में था, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा ऑप्शन, चिप्स पुट इन फॉर ब्रोकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। अब आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, इसका मतलब है कि आफ्टर ने हमारे डिसाइड कर दिया कि चिप्स ने पहले मेलबरी स्कूल में वर्क करता था, वो फर्स्ट एक्शन हो गया, और उसके बाद फिर ब्रोकफील्ड में आया। तो ब्रोकफील्ड वाला जो एक्शन होगा वो उसका पास्ट सिंपल टेंस में होगा, मेलबरी वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसलिए चिप्स पुट इन फॉर, पुट तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसलिए पुट इन फॉर आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी व्हिच ही हैडंट लाइक्ड बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड। उससे पहले वो मेलबरी में जो कुछ भी हुआ उसको वो नहीं पसंद करता था, तो ब्रुकफील्ड आने से पहले नहीं पसंद करता था, तो इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा ऑप्शन हमारी आंसर बन गई। चिप्स पुट आउट का मीनिंग पुट इन फॉर टू अप्लाई, पुट आउट ने यहाँ से मीनिंग गलत कर दिया, तो बीटा चार्ली ऑप्शन यहाँ से भी गलत हो गया। बीटा ऑप्शन हैड पुट इन फॉर, आप डबल परफेक्ट यूज नहीं कर सकते एक टेंस में, डबल पास्ट परफेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। और अल्फा में भी ऑन मेलबरी नहीं एट मेलबरी होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर बन गया जी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, आई डोंट नो whom दिस बैग बिलोंग्स टू। अब यहां पे हम देखें कि आई डोंट नो हु और whom का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि हु के बाद हु उस वक्त यूज होता है कि जब हु वहां पे यूज करेंगे जब उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा, और अगर वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर whom यूज होगा। इसके लिए एक और फॉर्मूला भी है कि जैसे डैश इज योर बॉस, अब यहाँ पे हु आना चाहिए या whom आना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है वो या ही, दोनों ही और देम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
आपने जहां पे जज करना है कि वेदर यहाँ पे हु और हुम आना चाहिए, उस वक्त हुम और हु को आप दे या ही से रिप्लेस करके देखें। ही इज योर बॉस, अगर ये ही से बिल्कुल जो जस्टिफाइड है, ही से ये करेक्ट होता है, तो ये ही चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट हु आना चाहिए और ऑब्जेक्ट हुम नहीं आना चाहिए। दिस बुक बिलोंग्स टू हु और हुम, अब यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हम जो है वो अगर दे लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, देम लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे हुम आना चाहिए, सब्जेक्ट हो तो फिर ही हु आना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपने हु और हुम का डिफरेंस देखना हो तो आप जहां पे हु और हुम प्लेस होना है वहां पे दे या देम को लिख लें। अगर दे से करेक्ट हो रहा है तो वहां पे हु लगा दें, अगर देम से करेक्ट हो रहा है तो हुम लगा दें। तो यहाँ पे आई डोंट नो whom this bag belongs to, अगर यहाँ पे दे दिस बैग जो है वो गलत हो गया, ठीक है। दिस बैग बिलोंग्स टू whom, दिस बैग बिलोंग्स टू them, दिस बैग बिलोंग्स टू, दे गलत हो जाएगा, them आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे whom आना चाहिए, whose नहीं आना चाहिए, who नहीं आना चाहिए, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन who से गलत। whom does this, whom ऑब्जेक्ट है तो whom ऑब्जेक्ट है तो does नहीं आएगा, क्योंकि do और does सब्जेक्ट के बाद आते हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे बैग है, तो इसलिए बीटा भी गलत, चार्ली भी गलत हो गया, वो तो हमने who से किया। आई डोंट नो does this bag belongs to whom, तो does गलत हो जाएगा, यहाँ पे whom सही आना चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर अल्फा बन गया। तो स्टूडेंट्स हमने अपने वर्ब के फर्स्ट टेस्ट को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने तमाम जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और फिर हमने लेक्चर टेस्ट में भी देखा और कुछ नए पॉइंट्स इसमें भी आए। तो इस तरह से होप्स हो कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।